है उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ी हैं। अब अगर असल में जंग लग जाए तो ज्यादा कारगर कौन होगा, जिसने किताबें पढ़ के अनुभव लिया है या जिसने जंग में लड़ के अनुभव लिया है। तो ये जो ज्ञान के बेस पे जो ग्रंथों को पढ़ के इस तरह से चीजें कंक्लूड कर रहे हैं लोग, और साथ संगत को मूर्ख बनाते हैं, उलझाने की कोशिश करते हैं भी फ्यूचर में ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो ये सब बिल्कुल वैसा है कि आप किताबें पढ़ के जंग का अनुभव सीख लिया आपने, और अब आप प्रेडिक्शन कर रहे हो रूहानियत में ऐसा होगा। ये क्या है कि मान लो एक आदमी जंग लड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, अपनी जान दांव पे लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो जीत गया या हार गया, मान लो वो जीत गया, अब क्रेडिट तो सारा जीतने वाले का है, लेकिन अब जो भविष्यवाणी कर रहा है वो क्रेडिट अपने खाते में रखना चाहता है कि भाई ऐसे ऐसे करके मैंने कहा था ना ये जीतेगा। फिर दूसरा, अगर वो हार जाए तो फिर उसने ये भी कहा होता है भी अगर उसने ये गलती करी तो वो हार जाएगा। तो अब अगर वो जीते या हारे, वो भविष्यवाणी करने वाला जबरदस्ती का क्रेडिट लेता रहता है। और यही चीज हम देखते हैं ना, ज्यादातर जो ये ज्योतिषी वगैरह होते हैं सब यही करते हैं। समाज में जबरदस्ती की इंपॉर्टेंस बनी होती है इनकी। नियति में जो होना है वो इंसान के अपने कर्म पे है, जितना वो अच्छा कर्म करेगा, नियति जैसी नियत होगी वैसी उसकी नियति होगी। अब एक इंसान, एक बच्चा, एक विद्यार्थी, एक खिलाड़ी ओलंपिक जीतना चाहता है और अपनी मेहनत करता है, उसकी नियत कैसी है, ओलंपिक जीतना है या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। जैसी उसकी नियत है, नियति उसको चलाती है। कई बार नियति ये चाहती है कि वो इस तरफ ना चले, उसे ओलंपिक जीतना है, उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, लेकिन उसकी जो अच्छाई है उसके जरिए नियति दुनिया को संदेश देना चाहती है। इसलिए नियति अपने अनुसार उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनवाती है, उसे ओलंपिक मेडल भी जिताती है, लेकिन उसकी दिशा कब कहां बदल दे ये उसकी नियत पे है। अब ये नियत तो इंसान की व्यक्तिगत है, ये कैसे कोई ज्योतिषी भविष्यवाणी कर देगा इसकी किस समय पे कैसी नियत होगी। और लेकिन क्या है कि मतलब एक बिजनेस के तौर पे चीज इस्तेमाल में लाई जाती है। तो आपके सामने कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो इस तरह से घोषणाएं करे कि भाई अब ऐसे होगा, अब ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसा, उन पे यकीन ना करो। अभी क्या है, बार बार घोषणाएं हो रही हैं। अभी मतलब जो ग्राफ धीरे धीरे साथ संगत का गिर रहा है, तो उसमें जो तथाकथित भक्त है वो अपनी मतलब ऐसी भविष्यवाणियां लेके आ रहे हैं कि भाई हम आपको बता रहे हैं, हमें सिमरन में पिता जी ने ऐसे बताया है, हमें वैसे बताया है, हमने ये समझा है। और हर कोई अपनी अपनी मतलब एक क्रेडिबिलिटी के साथ मार्केट में उतर रहा है, और अब वो इस चीज को लेकर चल रहा है कि हाँ जी हम जानते हैं यूपी वाला नकली है और अब ऐसे होगा, वैसे होगा। मजा तो तब था जब 2022 से पहले ये सारी बातें बताई गई होती। फिर तो हम कह सकते थे भी हाँ भी आपके पास कोई चीज है या आपको पहले से पता है। नहीं तो जानकारी या तो सिर्फ साजिश में शामिल लोगों को होती है या फिर साजिश को अंजाम देने वाले लोगों में होती है। तो अब आप खुद समझ लीजिए कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अचानक से आपको एक बड़ा झुकाव जो है वो भी इस तरह से मिल रहा है कि लोग डेरे में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग नाम चर्चाओं में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। जहां 200 से 300 लोग आ जाते थे वहां 10 से 20 लोग ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका डेरे की रूहानियत पे से विश्वास उठ गया है या उनका ज्ञान पे से विश्वास उठ गया है। उनको ये समझ आने लगा है भी ये जो सिस्टम है ये सिर्फ पैसे के अलावा और कुछ नहीं है। जितना भी ये ढांचा है वो सिर्फ पैसे के लिए है, और जैसे पैसा खत्म वैसे ढांचा खत्म। आज आप पैसा ना तो आज आप गद्दार हो जाओगे, आज आप बेईमान हो जाओगे। तो अगर आप ब्लॉकों में देखेंगे तो 45 मेंबरों के जो रवैये है, जो पहले मतलब रोब से बोला करते थे, जो पहले ऑर्डर चलाया करते थे, वो धीरे धीरे उनका जो पारा है वो डाउन आने लगा है। वो आपको अब नरम बोलते दिखाई देंगे, आपको प्रेम से बोलते दिखाई देंगे। अब उसी को लेके दूसरा माहौल बनाएगा। देखो जी कितनी दीनता नम्रता आ गई है इनमें। असलियत ये है भी उनको पैसा मिलना बंद हो गया है, लेकिन फिर भी वो उस दीनता नम्रता को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं भी अब भी शायद वापस से कुछ हो जाए। और ये चीज आपको व्यवहारिक तौर पे समझ आएगी अगर आप साथ संगत में देखेंगे। भी एक दिन पहले एक फोन आया किसी का, मुझे बात से बात याद आई।
उस भाई ने कहा भी मुझे मेरे ब्लॉक के भंगीदास ने ये बात बताई थी कि जी एक बार किसी व्यक्ति ने बरनावा में पूछा कि जी 2025 में आप परमानेंट आ जाओगे। तो कहते भी यूपी बरनावा के मंच से जवाब दिया गया कि 2025 छोड़ो 2024 में परमानेंट आ जाएंगे। तो ये जनवरी फरवरी 2024 के आसपास की बात होगी। और तो कहता जी अब 2024 जब चला गया तो मैंने उस भंगीदास को फोन लगाया। मैंने उसको फोन लगाया और पूछा अभी यार आप तो कहते थे भी वचन हुए हैं और आपने खुद सुने हैं कि 2024 में परमानेंट आ जाएंगे, तो 2024 तो निकल गया है, ये परमानेंट वाला गुब्बारा फूट गया है, तो अब आपका इस पे क्या कहना है? अब आप झूठ बोल रहे थे या फिर बरनावा के मंच से झूठ बोला गया? तो कहते वो भंगीदास कहने लगा जी मैंने तो वही बोला जो मैंने सुना और जो मुझे समझ में आया, और ये मैं अकेला नहीं था, वहां पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये बात सुनी और समझी, और उसका एक ही मतलब निकलता था भी 2024 में सारा मसला खत्म हो जाएगा। अब क्यों नहीं हुआ ये बात नहीं जानते। तो आप इसको दुनियावी दृष्टि से छोड़ दीजिए, आध्यात्मिक दृष्टि से समझना शुरू कीजिए कि अगर वास्तव में वहां कुछ सच होता तो क्या संत का वचन अदालती कार्रवाई से झूठा हो जाएगा? संत का वचन है ना भी 24 में आएंगे, तो अगर संत होता तो उसका वचन झूठा तो ब्रह्मांड पलटने की स्थिति में भी नहीं हो सकता था, तो फिर अब कैसे हो गया झूठा? तो ये सिचुएशन, ये बातें आपको याद रखनी है, समझनी है कि झूठ जो है वो ज्यादा देर टिकता नहीं है। ये परिस्थिति ऐसी है जो आज से पहले हमारे साथ कभी आई नहीं है, हमारे छोड़िए किसी के साथ भी कभी नहीं आई। ये लिखा है आजकल हरियाणा की नाम चर्चाओं में टोहाना नाम का प्राणी व्याख्या कर रहा है बिना किसी ग्रंथ के खुद की बनावटी बातों से। पतपाल है कि सतपाल टोहाना? ये सतपाल टोहाना तो है, ये पतपाल टोहाना कौन है पता नहीं, तो कोई नया हो तो पता नहीं। तो देखो ऐसा है जी, कोई भी 45 मेंबर है, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। अब मुझे 3-4 साल 5 साल हो गए बोलते हुए। क्या होता है कि जब हम कैमरा पे या पब्लिक को एड्रेस करने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, ये भी अपने आप में एक तरह का नशा है। मैं इसे महसूस करता हूँ कि ये नशा है। एक समय के बाद जब आपके इंटरेस्ट का टॉपिक आपके सामने है तो फिर आपको लगता है भी आपको कुछ बोलना चाहिए। कई लोग जो मुझसे मिलने आते हैं वो शायद इस बात की शिकायत भी करेंगे, जो वो मुझसे मिलने आते हैं तो वो अपनी बात कहते हैं तो मैं उनकी बात उतनी गौर से या कहें उतना ज्यादा देर नहीं सुनता, अपनी कहने में ज्यादा जोर लगाता हूं। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि मैं उनकी सुनूं, पर ये जो मेरे को बोलने की आदत लगी है ये एक इसका साइड इफेक्ट है। और अभी तो मैं कैमरा पे बोल रहा हूं, जो माइक पे बोलता है ना उसकी आदत उससे भी बुरी है, क्योंकि माइक पे जब पब्लिक ताड़ी बजाती है, यहां ताली बजाते पता नहीं चलता भी कोई कैसे सोच रहा है मैं बोल रहा हूं तो, लेकिन पब्लिक में जब कोई व्यक्ति माइक पे बोलता है, लोग तालियां बजाते हैं, देखते हैं, तो वो एक एनर्जी जो बोलने वाला व्यक्ति महसूस करता है, खास तौर पे इनोवेट मतलब मोटिवेशनल भाषण देने वाला व्यक्ति, वो एनर्जी मतलब कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसे कंट्रोल में रखना और फिर अपनी बात को साधना, भी अपनी बात को साधे रखना, ये भी एक मतलब बहुत बड़ा टैलेंट है। लेकिन जो कंट्रोल में नहीं रख पाते वो फिर बना बना के बातें परोसते हैं, वो मतलब ओरिजिनल नहीं परोसते, बना बना के परोसते हैं। जब वो बना बना के परोसते हैं तो इसे हम कह देते हैं भी, हमारे यहाँ भाषा में चिंगरना कह देते हैं, बाकी आप क्या कहते हैं पता नहीं, तो वो चिंगरने लगते हैं। तो ये हम 45 मेंबरों को आप नाम चर्चाओं में कभी देखिएगा तो आप उनके 2 वक्तव्यों के ऊपर ताड़ी बजा दीजिए, उसके बाद वो चिंगरने लगेंगे, आज घड़ घड़ के आपको चमत्कार सुनाने लगेंगे। और जब आप ताड़ी नहीं बजाएंगे तो वही चमत्कार वो सुनाएंगे, लेकिन उनका जो टोन है वो आपको मतलब तीखा लगेगा सुनने में। ये एक व्यवहारिक बात है। और इसके अलावा दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि
जब आपको नॉलेज है, विज्ञान है, आपको पता है आपको अपनी बात कैसे रखनी है, तब आपका बोलने का नशा नहीं होता। तब आपको होता है भी मुझे करेक्ट करना है लोगों को, और हवा में नहीं आना है, मतलब इसको अपनी बात को कंक्लूड करना है, जहां मैं ले जाना चाहते हैं वहां लेकर जाना है। तो ये एक स्पीकर्स में जो बोलते हैं लोग, वो उनको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। आपको दुनियावी उदाहरण अगर दें हम नेतागिरी में, तो हम आप नरेंद्र मोदी को कभी सुनिएगा और राहुल गांधी को सुनिएगा। राहुल गांधी अपनी स्पीच को कंट्रोल नहीं कर पाते, नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच को पूरा कंट्रोल कर पाते हैं। और यही उनकी नेतागिरी में सबसे बड़ा फर्क है, जो राहुल गांधी पे लोगों को यकीन लाने नहीं देता। क्योंकि उनका जो स्पीच पैटर्न है नरेंद्र मोदी का, वो इतना, अब तो शायद नहीं कह सकते, लेकिन पहले इतना सटीक था कि उनको कंक्लूड करना आता था अपने आप को। अब तो क्योंकि एक पोस्ट पे है और टेलीप्रॉम्प्टर के मदद से चलते हैं, पहले ऐसा नहीं था, वो अपनी स्पीच कंक्लूड बड़ा परफेक्टली करते थे। तो ये चीज एक स्पीकर में मायने रखती है कि आप कैसे अपनी स्पीच को कैरी करते हैं। उस समय नहीं देखा हमने। तो आप भी कोशिश कीजिए, जो देखो हम टॉपिक जो हमने लिया है आज का, उस पे समझने की कोशिश कीजिए भी कैसे हम डिफरेंस करें भी, कहाँ चिब्बड़ हैं और कहाँ नरमा है। और दूसरा हम ये देखें भी, आप किसी ऐसे व्यक्ति के एक्सपीरियंसेस के ऊपर कल्पनाएं ना बनाएं जो खुद अपने आप से या इस परिस्थिति में ना लड़ रहा हो, जो सिर्फ किताबी बेस पे आपको समझाने की कोशिश करे भी हाँ भी ऐसे रूहानियत की जंग लड़ी जाती है। क्योंकि प्रचारक खुद नहीं लड़ता, प्रचारक नहीं है हम, मान लो हम प्रचार नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक अभियान चला रहे हैं और उस अभियान में खुद भी काम कर रहे हैं और लोगों को भी उसमें जोड़ रहे हैं। जबकि जो प्रचारक है वो अभियान नहीं चलाता, वो प्रोपेगेंडा चलाता है और अपनी इमेज के तौर पे खुद को बिल्डअप करता है। और लीडर जो है, मान लो अभियान का जो या कोई भी मिशन का लीडर है, अगर वो खुद मैदान में उतर के काम नहीं करता तो फिर वो लीडर नहीं है। तो इसलिए आपको एक समझना पड़ेगा भी, प्रेडिक्शंस नहीं होती कुछ भी कहीं भी। तो खैर पंजाबी